हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण जिसका नाम है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग उठा बच्चों, अम्ल क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो अम्ल जो होता है ये है क्या, वे आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अम्ल का दूसरा डेफिनेशन दिया, जो प्रोटॉन का त्याग करे, और लुईस जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करे उसे अम्ल कहेंगे। अम्ल के लिए एक और बात होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन कभी भी फ्री नहीं रहता है। ये H2O के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसलिए कहीं कहीं डेफिनेशन में लिखा रहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो ये अम्ल के कुछ डेफिनेशन रहे हैं, जिसमें से आप पहला वाला याद रखेंगे कि जो H+ आयन दे वो अम्ल है। ज़्यादातर जगहों पर ये फिट बनता है। ये प्रोटॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे, ये सब चीज़ काम के हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा ये वाला याद रखोगे। ठीक, हाइड्रोनियम आयन भी कहीं कहीं बना देता है, जिसका सूत्र होता है H3O+। ये इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल के भौतिक गुण में हम ध्यान देंगे। तो भौतिक गुण जो है बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, ये पानी में घुलनशील होता है। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न होता है कि नीला को लाल कर देता है। यहाँ पे अम्ल है तो अंत में ल आ रहा है तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात आप इसे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। और संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति का मतलब आप समझते ही हो कि क्या, ये जो होता है हमारे कपड़ों पर, हाथ पर, कागज पर इत्यादि पर आएगा तो इसे क्षतिग्रस्त करेगा, फफोला उत्पन्न कर देगा या जला देगा। अम्ल के प्रकार के बारे में बात कर लें तो अम्ल तो बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम कुछ अम्ल के प्रकार समझेंगे। यहाँ पर लिखा है स्रोत के आधार पर, यानी अम्ल हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके आधार पर अम्ल दो प्रकार के हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो हमें स्पेशली पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में, और फार्मिक एसिड जो पाया जाता है बच्चों वो चींटी में, बिच्छू में, इन सब के डंक में या फिर ये सब के। तो यहाँ पर देखो फार्मिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है HCOOH, और साइट्रिक अम्ल का C6H8O7 होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब दूसरा है अकार्बनिक में खनिज, अधात्विक, हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा पर्याप्त हो। और ऐसे अधात्विक तत्वों से हमें क्या होते हैं, खनिजों से अकार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन त्यागने के आधार पर जो अम्ल के प्रकार हैं वो दो होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ज़्यादातर लोग इसी तरह से जानते हैं कि जल जो अम्ल है वो दो होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन का निर्माण करे। ठीक है, ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल। यहाँ पे HCl जो इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो जो आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करें उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। यहाँ पे एसिटिक एसिड है और ये है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा है कि बताओ HCN कौन सा अम्ल है, तो ये दुर्बल अम्ल है। निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो HCN। या निम्न में कौन अम्ल है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये कम है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है जल में विलेय की मात्रा के आधार पर, पानी में कितना मात्रा में विलेय है उस विलेय की मात्रा के आधार पर जो होगा सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। जिसमें जल की मात्रा पानी कम हो, जिस अम्ल में जल की मात्रा कम हो उसे हम सांद्र कहेंगे, और जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसे हम तनु। तनु का मतलब होता है पतला, ये अर्थ याद रखेंगे। तो अब पतला कब होगा, तो इसमें पानी डाल दें, पतला हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर ये जो अम्ल के प्रकार बताए गए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल के प्रकार के होते हैं। तो एक होता है ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्रोक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन सीधे तौर पे जुड़ा होगा। यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल दिया है, नाइट्रिक अम्ल दिया है। और ऑक्सीजन जिसमें नहीं पाया जाता है ऐसे हम लोग हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे HF, HCl, HCN, जिसमें ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाओ, जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मौजूद हो उसे हम ऑक्सी अम्ल, ऑक्सो अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ाई कर ले। अम्ल के रासायनिक गुण, 4 फेमस रासायनिक गुण हैं, इसमें से तीसरा वाला बड़ा फेमस है। तो देखें, अम्ल जो होता है, अम्ल जो धातु से क्रिया करके धात्विक, सबके साथ धात्विक लौड़ बनाएगा, ये श्योर है। पहले वाले में अम्ल जो है धातु से क्रिया करेगा,
फिर अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा, अम्ल क्षारक से क्रिया करेगा, अम्ल धातु कार्बोनेट धातु। इन चारों के साथ अम्ल रिएक्शन करने के बाद पहला जो प्रोडक्ट बनाएगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा, वो धात्विक लवण होगा। उसके बाद धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन, धात्विक ऑक्साइड से तो जल, क्षारक से भी क्रिया करेगा तो जल के साथ साथ उष्मा, जिसका मान 13.6 किलो कैलोरी है, और धातु कार्बोनेट से तो जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप धात्विक लवण तो बनेगा ही बनेगा, धातु के साथ हाइड्रोजन, धात्विक ऑक्साइड के साथ जल, क्षारक के साथ जल के साथ उष्मा, और धातु कार्बोनेट के साथ जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बगल में इसका हमने रिएक्शन लिख रखा है, यहाँ पर देखें तो हर एक का रिएक्शन यहाँ पे बगल में मेंशन किया हुआ है कि HCl जो है सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे बना रहा है 2NaCl, धात्विक लवण है। HCl जो है कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, धात्विक ऑक्साइड से, तो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है जल। HCl जो है NaOH से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये उष्मा भी बना रहा है, जल भी बना रहा है। HCl जो है आपका सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पर इस तरह से रिएक्शन का दिखा रहा है। ठीक बच्चों, तो आइए हम देखते हैं रासायनिक गुण हो गया। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस और याद रखेंगे। एक बार एग्जाम में ये पूछा था तनुकरण डाइल्यूशन प्रक्रिया क्या है, तो डाइल्यूशन प्रक्रिया जो है अम्ल को पतला बनाने की प्रक्रिया है, अम्ल में पानी मिलाने की प्रक्रिया है। तो हमेशा याद रखना कि अम्ल में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में अम्ल को मिलाते हैं। नीचे हम एक ठो कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर लेके इसमें अम्ल भर लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम जल भर लेंगे, जल में पानी अम्ल मिलाते हैं। यहाँ पे जल भर लेंगे और भरने के बाद यहाँ पे दीवार की सहायता से धीरे धीरे करके ड्रॉप ड्रॉप से हम एसिड डालते हैं, नहीं तो स्प्लैश आउट होगा, मतलब वो क्या करेगा, फैल जाएगा, बिखर जाएगा, छिटक जाएगा और हमारे चेहरे पर, हाथ, कपड़ों पर पहुँच जाएगा, जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चले। अम्ल में यहाँ पर एक और हेडिंग है, अम्लराज एक्वारेजिया। कई बार ये ऑप्शनल में प्रश्न बना है, अम्लराज एक्वारेजिया। एक्चुअल में अम्लराज का जो रंग होता है वो नारंगी या पीले रंग का होता है। अम्लराज का खुद का रंग नारंगी पीले रंग का होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है ये HCl और HNO3। HCl 3 चम्मच या 3 रेशियो में 1 रेशियो में HNO3। HNO3 को नाइट्रिक एसिड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखेंगे। अम्लराज एक्वारेजिया जिसे कहते हैं, पीले नारंगी का रंग का एक द्रव होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये इतना स्ट्रांग होता है कि नॉन रिएक्टिव मेटल्स जिसे हम गोल्ड कहते हैं उसको भी पिघला देता है। उसमें ये पिघल करके क्या करता है, तो गोल्ड का जो पानी, सोने का पानी चढ़ाना इसी के तुरंत होता है। अच्छा, यहाँ पे अगला देखें, ये तो अम्लराज हो गया, ये अम्लराज हो गया। नीचे है अम्लों का राजा, जिसे हम H2SO4 को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्लों का राजा है, और अम्लराज 2 अम्लों के योग से बनता है 3:1 के अनुपात में। ठीक है, तो अम्ल के बारे में अगर हम कुछ और बात करें, यहाँ पे कुछ नेचुरल एसिड के बारे में बातें बताई गई हैं। यहाँ पे नेचुरल एसिड है, तो देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेचुरल एसिड है ये कौन कौन सा है। नेचुरल एसिड में लिखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका अम्ला सूत्र भी लिखा है और इसका प्राप्त करने का स्रोत भी लिखा है, कहाँ से मिलता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर बगल में एसिटिक एसिड, सिरका, एसिटिक एसिड जो भी जहाँ पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध, मेथेनोइक एसिड चीटी और नेटल में पाए जाते हैं। तो अम्ल के बारे में ये पूरी जानकारी रही, आप इसे पढ़ेंगे तो आपका शायद रिविजन हो जाएगा। ये हम क्षारक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा है। क्षारक क्या होता है बच्चों, तो क्षारक में ये जो होते हैं जल में घुल करके OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल देते हैं इसे। तो जल में घुल करके जो हाइड्रोक्साइड आयन थे उसे हम क्षारक कहेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार हम बताएंगे प्रोटॉन को ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन, ये लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो ये वाला डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक, अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बात करें तो ये अम्ल जो होता है, सॉरी क्षार के भौतिक गुण। अम्ल तो खट्टा होता था, क्षार जो है कड़वा होता है। ये साबुन जैसा चिकना होता है ना, सोपी जैसे होता है। ये बड़ा अच्छी बात है कि ये लाल को नीला, जस्ट अम्ल के उल्टा प्रॉपर्टी है ना। अम्ल जो होता है नीले को लाल, ये लाल को नीला कर देता है, और ये भी संचारक प्रकृति के होते हैं। तो ये कड़वा प्रकृति का होता है। सबसे ज़्यादा आपको एक याद रखना है। प्रकार में बात करें तो 2 प्रकार हम याद रखेंगे, प्रबल और दुर्बल में। प्रबल में NaOH और KOH, ये दोनों बहुत ही प्रबल है। NaOH, NH4OH, CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, ये जो होता है ये सब दुर्बल होते हैं। ठीक है,
एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसे को हम बूझा चूना कहते हैं या दुधिया कहते हैं, इस तरह से नाम है इसका। रासायनिक गुण के बारे में अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण जो है क्षार के सिर्फ दो हैं, एकदम सेम सेम अम्ल के तरह ही है इसके रासायनिक गुण। ये भी धातु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धात्विक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला याद रखना है ना। फार्मूला में सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे, सोडियम जिंकेट Na2Zn O2। ठीक है बच्चों, तो ये क्षारक जो है धातु से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका जो दूसरा रिएक्शन है वो नीचे यहाँ पर है। क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो बनाता है वो धात्विक लवण बनाएगा और साथ ही साथ में जल को मुक्त करेगा। तो अधात्विक यहाँ पे क्षारक के रूप में अगर हम बात करें तो ये एक है कैल्शियम बुझा चूना जिसे हम कहते हैं। ये रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधातु, कार्बन अधातु होता है और ऑक्साइड है तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया, और इसे रिएक्शन करेगा तो चूना पत्थर बनाएगा जिसे कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर कहते हैं और जल का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आए आगे देखें तो ये हमारे दोनों रासायनिक गुण हो गए। हाँ, एक बहुत वर्ड बड़ा फेमस में आता है, क्षार क्या होते हैं। क्षारक तो अलग चीज़ है, क्षार अलग है। यहाँ पे ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए, जो पानी में घुल जाए, ऐसे क्षारकों को हम लोग क्षार, अंग्रेजी याद रखिएगा। एल्कली जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, एल्कली जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलने वाला होता है ना। ठीक, तो आगे आए, ये हमारा क्षारक हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं, अम्ल हो गया, क्षारक हो गया। अब थोड़ा सा उसके बारे में दो और हेडिंग है। सूचक क्या होता है, तो सूचक जो होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन करके क्या करते हैं, हमें सूचना देते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, अम्ल है या क्षार है। तो छोटे भाषा में बताएंगे, अम्ल क्षार की सूचना देने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। खत्म। ठीक, तो सूचक के प्रकार के होते हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो सूचक जो होते हैं रंग परिवर्तन के आधार पर सूचक होते हैं, गंध परिवर्तन के आधार पर, कुछ लोग प्राकृतिक कुछ लोग कृत्रिम। रंग परिवर्तन के आधार पर हम बात करें तो मेथिल ऑरेंज हो गया, और यहाँ पे फिनोफ्थलीन हो गया, यहाँ पे लिटमस पेपर हो गया। गंध परिवर्तन के आधार पर एग्जाम्पल में लौंग, प्याज और वेनिला। बहुत अच्छे से याद रखना, लौंग, प्याज, वेनिला, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न बना हुआ है कि कौन प्राकृतिक कौन गंध परिवर्तन वाला सूचक है। ठीक है बच्चों, और प्राकृतिक में गंध वाले सभी जो होंगे वो होंगे, और कृत्रिम में मेथिल ऑरेंज जो होंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है लिटमस पेपर के बारे में थोड़ी सी बातें बता गई है, आप याद रखेंगे कि लिटमस पेपर जो होता है बच्चों, ये थैलोफाइटा संघ के जो प्लांट्स होते हैं उनसे निकाला गया है। इसका खुद का ओरिजिनल रंग जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, लेकिन इसे नीला और लाल रंग में रंगा जाता है ताकि अम्ल के साथ ये नीले से लाल में और क्षार के साथ ये लाल से नीले में कन्वर्ट हो सके, लेकिन इसका ओरिजिनल जो रंग होता है वो बैगनी कलर का होता है। ठीक, आइए देखिए कृत्रिम में ये मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थलीन जो है पिंक रंग देता है, मेथिल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर या लाल रंग देता है। यहाँ पर विभिन्न परिसर दिए हुए हैं, कौन सा यौगिक मतलब कौन सा सूचक जो है किसमें क्या रंग देता है। तो यहाँ पर दिखा है, देखो बच्चों, लिटमस पेपर जो होता है ये क्षार के साथ नीला रंग दिखाता है और अम्ल के साथ लाल रंग ना। हल्दी का एग्जाम्पल याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। क्षारक में हल्दी को डालोगे तो लाल रंग और अम्ल में डालोगे तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, पीले का पीला रहेगा। यहाँ पे फिनोफ्थलीन की बारे में बात करें तो फिनोफ्थलीन जो है क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, अम्ल में कोई रंग नहीं देता है ना, अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। और जबकि मेथिल ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज कलर तो है, क्षार के साथ ही पीला रंग देता है, अम्ल के साथ ये लाल रहेगा, अम्ल के साथ नॉन रिएक्टिव रहेगा। इसके बगल में पीएच परिसर दिया है कि ये इतने पीएच में काम करेगा और ये इतने पीएच में कार्य करेगा, यानी क्षार के लिए ही ये बना, ये क्षारीय सूचक के रूप में जाना जाता है और ये जो है आपका अम्लीय सूचक के रूप में जाना जाता है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब पीएच मान और पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन, और इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सोरेनसन ने इस पीएच मान के बारे में बताया था। पीएच मान होता क्या है, तो हमें HCl मिल गया और यहाँ पे मिल गया बच्चों H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। अब इन दोनों प्रबल अम्लों में कौन ज़्यादा प्रबल अम्ल है, इसकी सूचना हमें कहाँ से मिलेंगी, तो इसकी सूचना हमें देने वाला कौन है, उसका पीएच मान होता है ना। जिसका पीएच मान जैसा होगा उस हिसाब से वो उतना प्रबल या दुर्बल माना जाता है। तो पीएच मान का डेफिनेशन हम ध्यान दे लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या
आयनों की संख्या बताने के लिए। आयन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, पीएच मान होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, अम्ल या क्षारक होने की प्रबलता, आयनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पीएच की जरूरत होता है, और अम्ल के या क्षारक होने की प्रबलता का ज्ञात करने के लिए होता है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, इसका डेफिनेशन लिखा है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, जिसे 0 से लेकर 14 तक खींचा गया है। यहाँ पे एक 0 होता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14। 7 से कम होने पर वो अम्लीय प्रकृति का होता है ना, एसिडिक नेचर, और 7 से अधिक होने पर ये क्षारी। 0 पे होगा तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और 14 पे होगा तो सबसे ज़्यादा क्षारी होगा। इधर बगल में हमने यहाँ पर दिखा रखा है चीज़ों को, याद देखेंगे। पीएच मान अगर 0 होगा तो प्रबल अम्लीय होगा, और पीएच मान अगर 14 होगा तो प्रबल क्षारी होगा। ठीक बच्चों, 7 पर होता है उदासीन, उसके बाद 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय नेचर को शो करता है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे, हम फॉर्मूला से डेफिनेशन बनाते हैं। देखें तो किसी विलयन का पीएच मान जो होता है उसके हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे तो H हो गया हाइड्रोजन, इस तरह से H के ऊपर प्लस लगा देंगे तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन, और इस तरह से इसको बड़का कोष्टक में लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो डेफिनेशन होगा, किसी विलयन का जो पीएच मान होता है, पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लॉग को लघुगुणक कहते हैं। तो विलयन का पीएच मान उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है। इसी तरह से पीओएच मान भी निकाला जाता है, सेम फार्मूला है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन लेते हैं। इन दोनों आयन्स को जोड़ेंगे बच्चों तो इसका जो सम होगा वो 14 आता है, जिसे हमें ध्यान देना है कि पीएच मान अगर हमें किसी विलयन का दिया है तो हम पीओएच मान निकालेंगे, और पीओएच मान दिया है तो 14 में से घटा के पीएच मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम ध्यान दें, इसमें कुछ सवाल बनते हैं किसी भी विलयन का। अच्छा, एक बात और है, विलयन की जो प्रकृति होती है इसे आप हमेशा याद रखेंगे। विलयन की जो प्रकृति होती है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन के द्वारा निकाली जाती है। हमें अगर किसी विलयन का पीएच मान दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है, तभी उससे द्वारा हम उसका प्रकृति निकाल पाएंगे कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर हमें पीओएच मान दे रखा है तो हम उसे सबसे पहले 14 में से घटाएंगे, और घटाने के बाद हम पता लगाएंगे कि उसका मान है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आगे हैं, यहाँ पे कुछ हमें पीएच मान लॉग का मान दे रखा है। यहाँ पर आप इस मान को याद रखेंगे तो log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है। सबसे पहले ये याद रखेंगे, फिर ये, फिर log 2 का मान होता है बच्चों 0.3010, और log 3 का मान ये होता है। 4 का मान आप इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो 60-20 हो जाएगा, और log 5 का मान याद है। log 5 तक बहुत है, आप उतना याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे हम log 7 का भी लिख दिए हैं, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं ना। 84 पॉइंट में 8450 है। ठीक, यहाँ पे 3 लॉगरिथम के 3 फार्मूले हैं, आप इन फार्मूले को याद रखेंगे। बहुत जगह पर ये फार्मूला आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है बेटा log m इंटू एन, अगर m गुणे n लिखा है कई चीज़ तो आप इसे log m प्लस log n लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं log 5 गुणे 4 लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 5 प्लस log 4। अब हम यहाँ पे log 5 का मान रखेंगे, यहाँ पे log 4 का मान लिखेंगे, और log 5 और log 4 के मान को जोड़ देंगे तो वही log 20 का मान हो जाएगा। ये बहुत अच्छे फार्मूले हैं जो कि हमें बहुत सारी जगहों पर यूज होंगे। यहाँ पे लिखा बेटा log m बटे n, तो हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। और यदि log m टू द पावर n पावर में है तो ये n वाले को पहले लिखेंगे, तो n log ऑफ m लिखेंगे, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, उसके यूज को हम यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स में हिंट किए हैं कि पीएच मान द्वारा किसी निश्चित पीएच पर ही जो मिट्टी होती है उसमें पौधे उगते हैं। पीएच मान के घटते बढ़ने से वो अम्लीय या क्षारीय या बंजर जमीन कहलाता है। आमाशय में भी पीएच का रोल है, जिसका मान 2 होता है। इससे कम होने पर हमारे पेट में एसिडिक होता है, एसिडिटी हो जाती है ना। और हमारे मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। इससे कम होने पर हमारे मुंह में जो दांत होते हैं उसके इनेमल्स प्रॉब्लम होते हैं। दंत क्षरण प्रक्रिया, हमारे दांत का जो मुंह का या शरीर का सबसे कठोर हिस्सा, दांत का सबसे ऊपरी लेयर जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसका क्षरण होता है। इसी को हम कहते हैं दंत क्षरण, है ना। और दंत क्षरण होगा तो हमको परेशानी क्या होती है, हमारे दांत में पानी लगने जैसा और पायरिया जैसा, ब्लड आने जैसा रोग लगेगा। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। कैसे कम होता है, हमारे ब्रश न करने से। जब हम रात में सोते हैं तो हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं,
सिंथेसिस होते हैं, संश्लेषित होकर के अम्ल का निर्माण करते हैं, और अम्ल का निर्माण वो हमारे मुंह में फैल जाता है। इसलिए हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा मुंह बहुत गंदा गंदा सा रहता है। तो हमें बेसिक नेचर का, आप वो क्या कहते हैं, वो खाने वाले सोडे को पानी में लगा करके पेस्ट बना करके उसको मुंह साफ कर सकते हो। दातून सबसे बेहतर है, या फिर बेसिक नेचर का हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। आप दातून नेचुरल किसी भी पेड़ की टहनी को आप चबा सकते हैं और आप अपने माउथ को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुंह में प्रॉब्लम होंगी, दंत क्षरण जैसी समस्याएं होंगी, दांत संबंधी प्रॉब्लम होंगे। साथ ही साथ ये पीएच मान जो है, मधुमक्खी और चींटी ये सब जो होते हैं, अपने आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर में फार्मिक एसिड का डंक मारते हैं, जिससे हमें बहुत तेज जलन होती है। पानी का जो बरसात का जो पानी है, वर्षा का जो जल है, ये वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है बच्चों, ये भी 5.5 या 6 होता है। इससे अगर कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसलिए हमारे गांव वाले, घर वाले लोग कहते हैं कि बरसात में, पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, नहीं तो फोड़े फुंसी होते हैं। तो वो भी पीएच मान डिसाइड करता है। और लास्ट में पीएच मान का जो रोल है, यहाँ पर लिखा है, जंतु पौधे दोनों एक निश्चित पीएच मान में ही संवेदनशील होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, आप ध्यान देंगे कि गर्मी के समय में सुबह का बना हुआ खाना दोपहर तक खराब हो जाता है, जबकि सर्दियों में जो होते हैं, तो ये जो टेम्परेचर होते हैं और ह्यूमिडिटी होती है, ये सब भी पीएच को क्या करती है, डिसाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आगे चलते हैं। इस तरह से हमारा 3-4 टॉपिक हो गया। कौन कौन सा टॉपिक हो गया, तो हमारा हो गया है अम्ल वाला, और उसके बाद क्षारक वाला हो गया है, और उसके बाद जो हो गया है सूचक हो गया है, उसके बाद हो गया बच्चों क्या, पीएच मान। ये 4 टॉपिक हो गए जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बचा है सिर्फ लवण वाला पोर्शन। तो आइए लवण को शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो बच्चों, लवण है क्या, तो एक प्रक्रिया होती है, पीछे रासायनिक गुणों में हमने बताया था, ध्यान नहीं दिए होंगे, फिलहाल में अब ये ध्यान दे लेते हैं। तो अम्ल जो है, जब क्षारक से अभिक्रिया करती है, अम्ल आपस में क्षारक से रिएक्शन करता है, तो लवण बनाता है, और लवण के साथ साथ जल बनाता है ना। जल के साथ साथ थोड़ी सी ऊष्मा भी बना देता है, ऊष्मा, है ना। पीछे हमने आपको ऊष्मा 13.6 किलो कैलोरी दिखाया था। तो इसका डेफिनेशन ऐसे ही बताएंगे हम लोग। कैसे बताएंगे,